मैं हूं साइलो। आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। एडिक्शन एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एडिक्शन भी एक मानसिक बीमारी है। ऐसे लोग जो इसके लिए हमेशा उतावले हो या जिन्हें इसकी लत हो, ऐसे लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें अपना साइकोलॉजिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि एडिक्शन की वजह से एक इंसान सीरियस क्राइम्स भी करने लगता है। और आज की ये कहानी 80s के दशक के एक ऐसे ही खूंखार एडिक्टेड सीरियल किलर की है। वो एडिक्शन की वजह से राह चलती लड़कियों को किडनैप करता था और उनका रेप करके उनका बड़ी बेरहमी से मर्डर कर देता था और उसके बाद उनकी लाशों को जला के उनकी राख को बे ऑफ बंगाल में बहा देता था। वो सीरियल किलर चेन्नई का था और लड़कियों के लगातार गायब होने के कारण पूरे चेन्नई में दहशत बढ़ रहा था। अचानक ही लड़कियां गायब होने लगी थी। उसने 80 के दशक के मद्रास की सड़कों को किसी नरक में तब्दील कर दिया था। लड़कियों का खौफ इतना बढ़ गया था कि उन्हें घर से निकलने में डर लगता था। फिल्मों का शौकीन एक पेंटर जिसने ऑटो चलाया, शराब और लड़कियों की सप्लाई की, और जब इन सब से उसका मन नहीं भरा तो वो खुद ही एक सीरियल किलर बन गया। उस सीरियल किलर के डायरी से ये खुलासा हुआ था कि इसका एडिक्शन सिर्फ उसे नहीं था बल्कि उस समय के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी था जिनके लिए वो लड़कियों की सप्लाई करता था। उसके डायरी में इतने राज दफन थे कि सिस्टम को उसकी डायरी ही जलाना पड़ा था। आज की ये कहानी सिस्टम के फेलियर की भी कहानी है कि कैसे पॉलिटिक्स, पुलिस और की कॉकटेल से तब की मद्रास की गलियों में, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहाँ जुर्म का खूंखार चेहरा उभर कर सामने आया था, जिसे पहले गौरी शंकर के नाम से जाना गया और बाद में वही सीरियल किलर ऑटो शंकर बन गया। ऑटो शंकर के बारे में क्राइम जर्नलिस्ट बाबू जयकुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, आज वो जिंदा होता तो शायद मंत्री बन गया होता, पर गवर्नर रूल और बदलते पॉलिटिकल सिनेरियो ने उसका गेम ओवर कर दिया था। वो एक ऐसा शातिर और खूंखार क्रिमिनल था कि तब के तमिलनाडु के गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन का आदेश देना पड़ा था। आखिर कैसे एक गरीब पेंटर गौरी शंकर सीरियल किलर और पावरफुल कनेक्शन वाला ऑटो शंकर बना था? कैसे उसने मद्रास की सड़कों को नरक में तब्दील कर दिया था? उसकी हैवानियत कहाँ तक जाके खत्म होती है? इन सभी राज से पर्दा उठाने के लिए आप बने रहे मेरे साथ कहानी के अंत तक। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट में अपने विचार और सुझाव जरूर लिखें। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस कहानी की शुरुआत साल 1955 से होती है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में एक लड़के का जन्म हुआ। उसके माता पिता ने उसका नाम गौरी शंकर रखा। उसके घर के फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छे नहीं थे और इसीलिए वो छोटी उम्र से ही काम करना शुरू करता है और साथ ही उसे फिल्में देखने का बहुत शौक था, लेकिन वो बॉलीवुड का नहीं बल्कि कॉलीवुड का फैन था। जब वो बड़ा हो रहा था तो उसे किसी ने कहा था कि कॉलीवुड में काम करना हो तो मद्रास जाना पड़ेगा। उसे धीरे धीरे ये नॉलेज हो गया था कि पूरा कॉलीवुड मद्रास से ही चलता है, और इसी बात को मन में बैठाकर गौरी शंकर बड़े होने के बाद मद्रास पहुंच जाता है। मद्रास वो फिल्मों में काम की तलाश करने आया था। इसके लिए उसने बहुत सारे कॉलीवुड की फिल्में भी देखी थी और उन सब फिल्मों में गौरी शंकर को स्पेशली विलन का किरदार बहुत ही ज्यादा पसंद आता था और इसीलिए वो भी कॉलीवुड में विलन बनना चाहता था। उस दौर के मद्रास को सपनों का शहर भी कहा जाता था। तमाम नौजवान लड़के लड़कियां वहाँ काम की तलाश में आया करते थे। कुछ समय मद्रास में गुजारने के बाद उसे ये एहसास हो गया कि वहाँ उसे फिल्मों में काम मिलने वाला नहीं है और अब उसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए किसी काम की तलाश थी ताकि वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। बचपन से ही वो पेंटिंग में बहुत अच्छा था और उसके वही स्किल की वजह से उसे मद्रास के पेरियर नगर में एक पेंटर का काम मिल गया। वो पूरा मन लगाकर अपना काम करने लगा क्योंकि पेंटिंग उसका बचपन से ही शौक था। उसे काम करने में तो मजा आ रहा था, लेकिन उससे मिलने वाले पैसे से वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहा था और पेरियर नगर में ही रह रहा था। उस दौर के मद्रास की तस्वीर कुछ अलग ही थी। वहाँ की आबादी आज के मुकाबले बहुत ही कम थी। आज जिस जगह को तिरुवनमयूर के नाम से जानते हैं, वो उस दौर में सुनसान मछली पकड़ने का अड्डा हुआ करता था। एक पेंटर के प्रोफेशन में गौरी शंकर पूरा ढल चुका था। इसी दौरान उसने एक लड़की से शादी कर ली और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक रोज उसकी पत्नी की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। यहीं से गौरी शंकर की लाइफ में यू टर्न लिया। 80 के दशक का शुरुआती दौर आ चुका था। तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ जिससे वहाँ के शराबी और शराब के शौकीन सारे परेशान हो गए। उस समय के सरकार ने शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस पर लोगों ने सरकार का खूब विरोध किया। इसी के साथ पैसे कमाने वालों को एक और नया गैर कानूनी रास्ता मिल गया था।
उस दौर में तिरुवनमयूर से महाबलीपुरम के रास्ते में ताड़ के पेड़ों की लाइन लगी रहती थी। ताड़ से बनती थी ताड़ी यानी देसी शराब। इलाका सुनसान था, वहाँ पुलिस का कोई डर नहीं था। लोग गाड़ियों से शराब शहर में पहुँचाने लगे थे। इसी काम में गौरी शंकर का एक दोस्त भी लग गया और उसने गौरी शंकर से कहा कि कब तक वो पेंटिंग करके गरीबी की जिंदगी जीता रहेगा। उसने गौरी शंकर को अपने साथ जुड़ने को कहा और उसे बताया कि इस धंधे में बहुत पैसा है। उसने गौरी शंकर से कहा कि इस धंधे में वो इतना पैसा कमा सकता है कि उस पैसे से वो खुद अपनी ही फिल्म बना सकता है। गौरी शंकर को भी ये आइडिया पसंद आया और उसने पहली बार क्राइम की दुनिया में कदम रखा। एक मामूली सा पेंटर अब शराब की स्मगलिंग करने लगा था। इसी दौरान पुलिस से बचने के लिए गौरी शंकर ने एक ऑटो खरीदा। उसका ऑटो मद्रास की सड़कों में घूमने लगा। वो मद्रास के कोने कोने से वाकिफ हो चुका था। शराब के 2 नंबर वाले धंधे से उसने काफी पैसे बनाए और उसका लाइफस्टाइल बदलने लगा। उसे लगा कि 2 नंबर के धंधे में जितना पैसा है उतना पैसा वो किसी सीधे काम से कभी भी नहीं कमा सकता। इसी के साथ गौरी शंकर ने अपना गैंग बनाना भी शुरू कर दिया। उसने अपने भाई को भी इस काम में जोड़ लिया। अब तक गौरी शंकर को यह पता चल चुका था कि उसके काम को बढ़ाने के लिए उसे सिस्टम को अपने अंडर लाना पड़ेगा, और सिस्टम मतलब पुलिस। गौरी शंकर ने पुलिस वालों से पहचान बढ़ानी शुरू कर दी। वो उन्हें फ्री शराब सप्लाई करता था और इसकी वजह से उसका धंधा अब और भी अच्छी तरह से चलने लगा था। शराब के धंधे के साथ गौरी शंकर को सेक्स की भी लत लग गई थी। इसके लिए वो इल्लीगल बार में जाने लगा था। कई बार वो सेक्स वर्कर्स की कोठे में भी जाता था। बार में उसने नोटिस किया कि लड़कियों के सप्लाई का धंधा भी किया जा सकता है। उसने अपने कॉन्टेक्ट बढ़ाए और अब उसके ऑटो से शराब नहीं बल्कि बार में लड़कियां सप्लाई करना शुरू कर दिया। वो गांव देहात से गरीब लड़कियों को पकड़कर लाता था और उन्हें बार में सप्लाई कर देता था। अब उसकी पहुंच पुलिस से होते हुए पॉलिटिशियंस तक पहुंच चुकी थी। लड़कियां सप्लाई करते करते गौरी शंकर एक डॉन बन चुका था। जिस पेरियर नगर में गौरी शंकर ने एक पेंटर के रूप में काम शुरू किया था, उसी इलाके का वो अब डॉन बन चुका था। पेरियर नगर को ही उसने अपना गढ़ बना लिया था और वहीं से उसका बार और का धंधा चलता था। इस धंधे में कई लड़कियां अपनी मर्जी से भी आती थी और कईयों को जबरदस्ती उठा के इस धंधे में झोंका जाता था। पेरियर थाने की पुलिस भी गौरी शंकर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने कई पुलिस वालों को मैनेज कर रखा था। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि गौरी शंकर पॉलिटिशियंस को लड़कियां सप्लाई करता था, जिसकी वजह से किसी की भी ये हिम्मत नहीं थी कि उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सके। उसके पास बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के डार्क सीक्रेट्स थे। गौरी शंकर का रुतबा बहुत बड़ा हो चुका था। उसके बार चला करते थे जहाँ खुलेआम सेक्स का कारोबार होता था। उसका एक बड़ा गैंग था जिसको मैनेज उसके साथ उसका छोटा भाई मोहन भी करता था। पेरियर नगर के साथ साथ गौरी शंकर के सेक्स का कारोबार साउथ मद्रास की एलबी रोड से भी चलने लगा था। जैसे ही गौरी शंकर ने टॉप पॉलिटिशियंस को लड़कियों की सप्लाई शुरू कर दी थी, वो अपने गैंग में ये ऐलान करता है कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कहता है कि उसके पास उन सब के राज दफन है और इसीलिए उसका अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो अपने गैंग को ये भी ऐलान करता है कि अभी वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे पूरा मद्रास का सिस्टम उसे हमेशा याद रखेगा। अभी तक गौरी शंकर को मद्रास ने ऑटो शंकर के नाम से नहीं जाना था। आखिर गौरी कैसे बना ऑटो शंकर और उसके पास टॉप पॉलिटिशियंस के कौन से राज दफन है, और आगे शंकर ने ऐसा क्या किया जिसे मद्रास के कानूनी किताब में हैवानियत का चेहरा कहा गया। कैसे खत्म हुई ऑटो शंकर की हैवानियत? इन सब सवालों के जवाब आपको इस एपिसोड के पार्ट 2 में मिलेगा। तो आज की कहानी यहीं तक थी। मैं फिर आऊंगा इस एपिसोड का पार्ट 2 लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।